Hello everyone, I am your teacher for this lecture. So today in this lecture we will discuss about progression. So myself Tejpal Swami, senior maths faculty at Shikar, Rajasthan. तो प्रोग्रेशन अपना जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस में एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन फिक्स है और एडवांस में भी एक से ऊपरी क्वेश्चन आते हैं। और जो प्रोग्रेशन है उसका यूज लगभग हमारे जैसे कैलकुलस में भी इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं उनका यूज होने वाला है। और यहाँ प्रोग्रेशन का डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। और अपने मैथ्स में तो हर टॉपिक एक से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि प्रोग्रेशन है कि रियल में है क्या। तो देखो, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहले तो देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। तो एक सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है कि ये एक नेचुरल नंबर के सेट से बनकर बनी होती है। If the range of a sequence is a subset of real numbers, complex numbers, then it is called a real sequence और complex sequence। तो यहाँ से देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि यदि जो अपनी सीक्वेंस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर बनी हुई है तो वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहलाएगी। ठीक है। If Tn equal to Fn, then the sequence is written as T1, T2, T3। तो अगर अपने पास जो अपनी सीक्वेंस है वो Tn की फॉर्मेट में है, Tn इक्वल टू है Fn या Fx एज्यूम कर लिया आपने। तो जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा, देखो T1 इसके इक्वल आ जाएगा F1, फिर T2 इक्वल टू आ जाएगा F2। तो ये जो T1 और T2 है वो क्या है, टर्म्स हैं। जैसे n इक्वल टू 1 लिया तो फर्स्ट टर्म आई और n इक्वल टू 2 लिया तो सेकेंड टर्म आई। तो जैसे अपने पास सीक्वेंस के का एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, सीक्वेंस किस तरीके से बनती है। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका एक डेफिनेट रूल है कि 1 के बाद में 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद में 3 आ रहा है, 3 के बाद में 4 आ रहा है। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हर अगले वाली टर्म में 1 ऐड हो रहा है। जैसे 1 से 2 में गए +1 करना पड़ा, 2 से 3 में +1, इसका मतलब आगे भी +1 हुआ होगा, फिर उसके आगे भी एक +1 हुआ होगा। तो या तो हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। या जैसे -3 ले लिया, -1 ले लिया, फिर उसके बाद प्लस का 1 ले लिया। तो यहाँ पे भी देखो एक डेफिनेट रूल में ये है। जैसे 3 में आपने क्या किया है, +2 किया है, तब क्या आया -1, फिर -1 में +2 किया है। इससे आपको अगर फोर्थ टर्म पूछी जाए तो आप वो भी बता सकते हो कि वो आएगी +3, क्योंकि ये एक डेफिनेट रूल में है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो वो कौन सी होगी। तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस जैसे मैं बता दूं आपको, √2 आ गया, फिर आगे 2√2 आ गया, फिर आ गया 3√2 आ गया। अब इनका कॉमन डिफरेंस देखो, वो √2 का आ रहा है। कैसे, जैसे सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो सेकंड वाली में से थर्ड वाली को, थर्ड वाली में से फोर्थ वाली को, ऐसे इनका बीच का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस सेम आ रहा है। और एक फिक्स सीक्वेंस है, आप उस सीक्वेंस को देखकर ये बता सकते हो कि अगले वाली टर्म कौन सी आने वाली है। फिर आगे देखते हैं प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। देखो, व्हेन द टर्म ऑफ सीक्वेंस और सीरीज आर अरेंज्ड अंडर ए डेफिनेट रूल देन दे आर सेड टू बी इन प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर मान लो कोई भी डेफिनेट रूल में अरेंज है तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने पास जो सीरीज बन रही है या सीक्वेंस बन रही है
वो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकती है और इंक्रीजिंग भी हो सकती है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग ही हो या डिक्रीजिंग ही हो। जैसे सीक्वेंस बना दूं मैं 1 2 3 4, तो ये इंक्रीजिंग है। फिर दूसरी बना दूं मैं 7 6 5 4 3, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। तो दोनों की दोनों एक सीक्वेंस या सीरीज जो भी बोलो वो है। तो ये डिक्रीजिंग भी हो सकती हैं और इंक्रीजिंग भी हो सकती हैं। जैसे एक दूसरी वेरिएबल ले ली 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, तो ये भी एक सीक्वेंस ही होगी, तो ये इंक्रीजिंग है। तो ये भी डिक्रीजिंग हो सकती है। इसी को मैं अपोजिट में लिख दूं, जैसे 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1, तो ये होगी डिक्रीजिंग वाली। जैसे ये वाली कौन सी थी, इंक्रीजिंग वाली। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज ही करे, वो डिक्रीज भी कर सकती है। तो जो अपने पास प्रोग्रेशन आई है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके बारे में डिटेल में अब आगे जाने वाले हैं, उससे पहले कि मैं थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी उसमें क्या आएगी कि जो भी अपने पास टर्म होंगी, जैसे T1 हो गई, T2 हो गई, T3 हो गई, T4 हो गई, और चलते चलते Tn तक चले गए। तो जो भी हर अगले वाली टर्म आएगी, जैसे कोई भी 2 टर्म ले लो, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो डिफरेंस सेम आएगा। जैसे आप क्या करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, नेक्स्ट आगे वाली में से पीछे वाली को, तो वो इक्वल आएगी T3 माइनस T2 के, फिर वो इक्वल आएगी T4 माइनस T3 के। ऐसे करते करते आप जैसे लास्ट वाली में देखना चाहो तो Tn माइनस आएगा Tn माइनस 1। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस D है वो क्या आएगा, सेम। अब जो D है तो वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में भी कुछ बताया जाए। तो D ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, D लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 हो सकता है D। जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा उसी को हम D से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थमेटिक को समांतर। ठीक है, अब ये आएगी आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो GP को कैसे डिनोट करेंगे, जैसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, तो जो हर आगे वाली टर्म आएगी उनका रेशियो होगा वो सेम आएगा। जैसे T2 बाई T1 आएगा इक्वल T3 बाई T2 इक्वल है T4 बाई T3। तो जो हर नेक्स्ट वाली टर्म आएगी उसका और जो टर्म है उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम। तो यहां से क्या सेम आएगा, रेशियो। यहां से इनका रेशियो सेम आ रहा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AGP। नाम से पता चल रहा है कि अर्थमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिकल भी हो। ठीक है, जैसे मैंने ले ली 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद में मैंने ले ली 3x क्यूब, 4x की पावर 4, 5x की पावर 5। तो यहाँ से देखो पता चल रहा है आपको कि ये जो इनका कोफिशिएंट है, जैसे x की पावर 2 थी यहाँ पे, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट 2, फिर उसके बाद वाला 3 आया, फिर आया 4, फिर आया 5। तो जो कोफिशिएंट देख रहे हो आप वो तो आ रहे हैं AP में, तो ये तो आ रहे हैं AP में। फिर जो ये x वाले हैं चर, तो वो देखो किस में आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x5, ये आ रहे हैं GP में।
तो AP और GP ऐड होके इस सीरीज को हमने नया नाम दे दिया AGP। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनके बारे में डिटेल से हम आगे जाने वाले हैं। हार्मोनिक तो ये क्या होती है, जो HP होती है वो AP के रेसिप्रोकल के रूप में लिखी जाती है। जैसे 1/1, नेक्स्ट वाला 1/3, 1/5, 1/7। तो आपने इसमें चेक किया कि जो फर्स्ट वाली टर्म है और सेकंड वाली टर्म का है, इनका पहले डिफरेंस निकाल के देखा तो आपके पास डिफरेंस इनका सेम नहीं आया। जो डिफरेंस निकाला वो सेम नहीं आया, क्योंकि यहाँ से कुछ अलग आया, यहाँ से कुछ अलग आया, यहाँ से कुछ अलग आया। फिर आपने कॉमन रेशियो निकाल के देखा तो कॉमन रेशियो 1/1 और 1/3 का 1/3 आया। फिर इनका देखो 1/5 और 1/3 का, तो इनका कुछ और आया, फिर आगे वाली का कुछ और आया। तो इसका कॉमन रेशियो भी सेम नहीं आया। फिर आपने ये देखा कि शायद ये AGP हो सकती है, अरिथमेटिक भी हो और ज्योमेट्रिकल भी हो, तो वो भी ये नहीं मिली। फिर आपने इसका जो आपके पास टर्म आई थी 1, 3, 5 और 7, ये नीचे था, तो इनको आपने अपोजिट करके देखा तो ये बना 1, 3, 5, 7। क्या ये AP में है? बोले ये AP में है। अगर ये AP में है तो ये जो अपने पास सीक्वेंस बन रही थी ये किस में है? HP में। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे मिसलिनियस प्रोग्रेशन के बारे में, जो ना तो आपको AP में दिखाई देंगी और ना ही GP में दिखाई देंगी, उनको हमें सोल्व करना होगा। एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है अपना, और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं AP। मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है, अब इसके बारे में डिटेल में जा रहे हैं हम। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिफाइंड एज ए सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस इसके ऊपर ध्यान देना है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म is constant throughout the series. This constant difference is called common difference. तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे उसमें क्या होगा कि कोई भी तो कॉन्जुगेटिव टर्म होंगी, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। ठीक है, ये जैसे T3 और T4 कॉन्जुगेटिव होगी, T2 और T3 कॉन्जुगेटिव होगी, इस चलते गए और Tn तक चले गए, Tn से पहले Tn-1 टर्म होगी। तो जो भी कॉमन जो कॉन्जुगेटिव टर्म है उनका कॉमन डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस D आएगा, यहाँ से भी अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो D आएगा, यहाँ से भी D आएगा और यहाँ से भी D आएगा। कब? जब ये AP में होंगी। तो देखो इसमें क्या है खास बात, तो T3 माइनस T2 इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा Tn माइनस Tn-1। इनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो देख लेते हैं एक बार। देखो, इफ A इज द फर्स्ट टर्म, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस देन AP कैन बी रिटन एज। तो अगर A को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और D को हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं तो AP को किस तरीके से लिखेंगे? तो देखो A, फिर A के बाद कौन सा आएगा? A प्लस D, फिर A प्लस 2D, ऐसे करते करते हम आगे तक चलते जाएंगे। NV में क्या आएगा? A प्लस N-1 इंटू D। ये क्यों आया? देखो फर्स्ट टर्म में क्या था? A, उसके साथ कितना D था? 0D। फिर सेकंड वाली में A प्लस D, थर्ड वाली में A प्लस 2D। तो यहाँ पे जो भी टर्म आ रही है, जैसे ये T3 था और ये T2 था और ये T1 था, तो जो भी टर्म है, जैसे थर्ड टर्म है तो D का मल्टीप्लाई जो टर्म है उससे 1 कम आ रहा है। तो अगर Tn देखोगे तो यहाँ पे n-1 इंटू D आ जाएगा। तो nth टर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इफ A, B एंड C आर इन AP। यहाँ पे देखो, यदि A, B और C ये सब के सब AP में है, तब हम 2B इक्वल टू A प्लस C लिख देंगे। क्यों?
क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, ए बी सी किस में है, AP में। अगर ये AP में है तो इसको मैंने T1 मान लिया टर्म फर्स्ट, सेकंड वाले को T2, थर्ड वाले को T3। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव टर्म का वो भी सेम आएगा। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 किया तो ये क्या आया, B माइनस A इक्वल टू T3 माइनस T2 किया, T3 क्या है C और जो T2 है वो है B। तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो देखो ये B और ये B, तो B इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ये हो जाएगा B प्लस B इक्वल टू, इधर C था और ये AB उधर चला गया, तो A है ये उधर चला गया, तो इधर नेगेटिव था, इधर आके ये किस में हो गया, पॉजिटिव में। तो 2B इक्वल टू आया C प्लस A, यही होता है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई भी 3 टर्म दी हो, ठीक है, कोई भी 3 टर्म्स गिवन हो AP की, अगर कोई भी कॉन्जुगेटिव 3 टर्म्स गिवन हो तो आप क्या करोगे, 2 इंटू मिडल टर्म इक्वल टू कर दोगे लेफ्ट एंड राइट साइड वाली दोनों की दोनों, A प्लस C हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2B इक्वल टू A प्लस C आ गया। फिर देखते हैं जनरल टर्म ऑफ AP, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जनरल टर्म कौन सी होती है। जो अगर मान लो आपके पास 3 टर्म है, ये स्टार्ट वाली गिवन है T1, T2 एंड T3, और अगर मैंने 13th टर्म पूछ ली तो आप अगर 1 बाई 1 निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अपने को टाइम बचाना होता है IIT के एग्ज़ाम में, क्योंकि लिमिटेड टाइम मिलता है। तो उसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है Tn इक्वल टू A n माइनस 1। ये है जनरल, कोई भी टर्म निकाल लो आप। तो देखो जनरल टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म को बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और आगे तक ये चलती जा रही है सीक्वेंस। तो आप मुझे 11th टर्म बताओ। तो 11th टर्म आप डायरेक्ट बता दोगे यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट ये रेगुलर है 1 2 3 4, तो आप बोल दो कि 11th टर्म क्या है, 11 है। तो ये तो आपने डायरेक्ट बता दी। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से दे दूं 3 7 11 15, ऐसे कर करके ये आगे चलता जा रहा है, और मैंने पूछ लिया आपसे कि 13th टर्म क्या है, तो आप 13th टर्म नहीं बता पाओगे। तो फिर कैसे निकालें, तो देखो यहाँ से आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला मैंने बताया है कि Tn, कोई भी nth टर्म निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया है। आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 13th टर्म निकालनी है। तो देखो आपको निकालनी है T13। तो n की जगह 13 पुट करोगे तो A प्लस n की जगह 13 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A की वैल्यू और D की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो देखो क्वेश्चन में जाओ, तो जो स्टार्ट वाला जो टर्म है वही कौन सा होता है, A। स्टार्ट वाली टर्म ही किस में है, ये क्या कहलाती है, A फर्स्ट टर्म। फिर जो D है तो A की वैल्यू तो क्या है 3, और जो D है वो कैसे निकालोगे, तो कोई भी 2 टर्म उठाओ। अगर आपको पहले से पता हो कि ये AP में है तो कोई भी टर्म उठाओ कॉन्जुगेटिव टर्म। तो जो नेक्स्ट वाली टर्म है जैसे 7 और 11 है तो 11th माइनस 7 कर दो, तो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालो। तो आपने कर दिया कि T3 माइनस T2 इक्वल टू है D। तो T3 माइनस T2 के इक्वल क्या आया, 11 माइनस 7, तो ये आया 4। तो आपके पास देखो क्या क्या आ गया, एक तो A की वैल्यू आ गई 3 और D की वैल्यू आ गई 4
और n की वैल्यू आपको गिवन थी 13 टर्म पूछी थी। आप अब क्या करोगे, इन सबको फॉर्मूले में पुट कर दोगे। आपने जैसे ही इनको फॉर्मूले में पुट किया तो देखो T13 इक्वल टू आया 3 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 4, यह आया 3 प्लस 12 इंटू 4, यह आया 551। तो आप एक एक ऐड कर करके आराम से इजीली चेक क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 51 ही आंसर आ रहा है। फिर आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ AP, सीक्वेंस ना लिख के AP लिख देता हूँ, AP इक्वल टू 53, देन A इक्वल टू वॉट। कि देखो AP का nth टर्म आपको दे दिया 53 और A की वैल्यू पूछ ली है और n की वैल्यू आपको दे दी 17 और D की वैल्यू दे दी 2। तो आपको A की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे कि देखो n की वैल्यू गिवन है 17 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो T17 भी दे दिया इसने, AP जो है nth टर्म है, तो n की वैल्यू 17 थी तो वो तो थी 53 इक्वल टू A अभी अपने पास है नहीं, यही पूछा गया है। फिर 17 माइनस 1 किया तो 16 इंटू डी की वैल्यू 2, तो A इक्वल टू आया 53 माइनस 32, ये आया 21। A की वैल्यू आपके पास आई 21। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लो लेवल के, अभी आगे करने वाले हैं हम कुछ ही देर में। अब देखो नेक्स्ट, जनरल टर्म इज आल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। तो जनरल टर्म जो Tn ली है उसको हम L से भी डिनोट करते हैं और An से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, लास्ट टर्म होती है। जैसे nth टर्म बोल दी, इसका मतलब वो क्या है, लास्ट टर्म। फिर देखो n, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे फॉर्मूला ले रहे थे हम Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो ये n है वो क्या है, ये है जनरल टर्म। फिर कॉमन डिफरेंस, कैन भी जीरो, कैन भी नेगेटिव और कैन भी पॉजिटिव। तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है। जो अपनी सीरीज है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। फिर nth टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन बाई Tm माइनस Tn माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो nth टर्म, nth स्टार्टिंग से अगर nth टर्म पूछी जाए तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, Tn इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मान लो आपको ये बोले कि लास्ट से nth टर्म कौन सी है, तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे Tm माइनस n माइनस 1 इंटू डी। Tm माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये Tn है nth टर्म। ये कौन सी टर्म है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, तो अब की बार आप क्या करोगे, यहाँ पे जो A ले रहे थे उसकी जगह लगा दिया Tm, और m क्या है, ये लास्ट वाली टर्म है। ठीक है, तो लास्ट से देखोगे तो ये एज ए हो गया, A की जगह क्या आ गया Tm, और A कब आता था, स्टार्ट में, लेकिन ये कहाँ पे है, लास्ट में। फिर देखो n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इंटू डी ले रहे थे, वो पॉजिटिव ले रहे थे और यहाँ पे नेगेटिव ले लिए, क्योंकि सीरीज क्या हो गई, अपोजिट। अगर पहले
इंक्रीजिंग थी तो अब की बार ये हो जाएगी डिक्रीजिंग। तो आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है स्टार्ट से nth टर्म वाला, तो आप इजीली उसी फॉर्मूले को उस वाले फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो nth से। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक की जगह तो टी एम पुट कर दिया, ये लास्ट टर्म, यहाँ पे टी एम क्या है लास्ट टर्म, और n-1 की जगह n-1 क्योंकि nth टर्म है, और इंटू डी। और यहाँ पे नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि सीरीज क्या हो गई है, चेंज हो गई है, n फ्रॉम लास्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इनको चेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। अब की बार आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे एपी थी तो एपी के मैं कोई स्टार्ट वाले 3 टर्म बता देता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इस तरीके से आपकी कोई एपी थी तो उसका आपको सम पूछा गया, तो सम क्या करोगे आप, डायरेक्ट इनको ऐड कर दोगे, तो वो आ जाएगा जैसे 4a प्लस यहाँ पे d को ऐड करो 1d 3d और 4d, ये कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे a प्लस 2d भी आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे 5a प्लस ये कितना हुआ 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10d। ये आपने इनका जो सम करके बता दिया कि AP का सम 5a प्लस 10d होगा। लेकिन अगर टर्म आपके पास 10 से अबोव हो, 100 हो, 1 लाख हो, तब आप कैसे इनको ऐड करोगे, तो उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला गिवन था, दिया गया आपने को, तो वो था Sn nth टर्म का सम, Sn इक्वल टू n/2 अंदर आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया n टर्म का सम, सम ऑफ n टर्म। फिर एक और इसी का फॉर्मूला दिया गया, कैसे देखो, Sn के इक्वल टू हमने अभी अभी क्या लिखा है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, n/2 a को अलग अलग लिख दूँ, a प्लस a, फिर आगे n-1 इंटू डी, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ नजर आ रहा होगा, जैसे a प्लस n-1 इंटू डी, ये किसके इक्वल था, an या जो लास्ट टर्म थी उसके इक्वल है, तो आप इसको लिख दो n/2 अंदर है a प्लस l। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए कि जब आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, तब आप इजीली इनका सम निकाल सकते हो और आपको पता हो कि जो टर्म टोटल की है वो कितनी है। फिर देखो, इफ द सम ऑफ n टर्म Sn इज गिवन देन जनरल टर्म Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर आपको nth टर्म का सम गिवन हो, ठीक है, कोई भी n टर्म का सम गिवन हो, तो आपको अगर Tn पूछा जाए कि Tn क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो जैसे आपको मैंने सम दे दिया कि किसी फॉर्मेट में दे दिया, जैसे n के रूप में दे दिया मैंने, जैसे सम हो गया 2n², ये मैंने आपको सम बता दिया और आपसे पूछ लिया कि Tn क्या है, तो आप क्या करोगे, Sn-1 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, उससे आपके पास Tn आ जाएगा। कैसे आया, तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, किसकी पावर में, ये था n की पावर में, ये कोई सीरीज बन रही थी n1 n2 और n3, ठीक है, 2n² था ये, या यहाँ पर पावर सेम है सबकी, ये 1n², ठीक है, आगे वाला था 2n², उससे आगे वाला 3n²। तो आप क्या किया, आपने क्या किया, जिस थर्ड टर्म निकालनी थी तो आपने किया Tn इक्वल टू जो Sn, इनका टोटल का सम निकाला,
ठीक है, एन का, फिर माइनस एस एन माइनस वन कर दिया, इससे आपके पास टी एन की वैल्यू आ गई। फिर देखो कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज गिवन बाई डी इक्वल टू S2 माइनस 2S1। ठीक है, तो वेयर S2 इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म एंड S1 इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको क्या पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कभी कभार कि इनका जो कॉमन डिफरेंस D है वो कितना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, S2 माइनस 2S1 कर दोगे। क्यों किया आपने, क्योंकि देखो जब आपको D निकालना होता है तो आप जनरली क्या करते हो, T2 माइनस T1 करते हो कि नेक्स्ट वाली टर्म माइनस फर्स्ट वाली टर्म। तो T2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया कि S2 माइनस S1 T2 के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ऊपर फॉर्मूला बताया था Tn का, तो n की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे भी 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, तो आपके पास आया 2 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो S2 माइनस S1 आया। फिर यहाँ से देखो तो 1 पुट किया तो क्या आया, S1 माइनस S0। ठीक है, तो आपको क्या करना था, S2 माइनस S1 माइनस S1 करना था, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया S2 माइनस 2S1। तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है D के लिए। और अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाए तो फर्स्ट टर्म की कौन सी होती है, तो सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म का सम निकाल लो, वही फर्स्ट टर्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट टर्म हो, कोई भी इनफाइनाइट टर्म हो और एपी की, तब उनका सम पॉजिटिव होता है कब, जब d ग्रेटर देन 0। फिर अगर नेगेटिव होता है कब, जब d लेस देन 2 हो 0। फिर नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज ऑफ द फॉर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो एन टर्म का जो सम होता है वो अगर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हो, तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एन। तो जो एन का कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट जो है वो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस होता है। जैसे यहाँ पे इसका जो वो आया वैल्यू, वो आया 2a। फिर देखो nth टर्म ऑफ एन ए पी इज ऑफ फॉर्म ए एन प्लस बी दैट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। इन सच ए केस द कोफिशिएंट ऑफ एन इज कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी दैट इज ए। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, इफ x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी देन इट्स 5 टर्म इज। ये आपके पास स्टार्ट की कोई 3 टर्म थी, तो इनका जो भी कॉमन डिफरेंस है कॉन्जुगेटिव का, जैसे 3x माइनस x प्लस 1, वो आगे वाली दो कॉन्जुगेटिव के इक्वल आया होगा। तो जब इनको सोल्व किया 3x माइनस x गया तो यह हुआ 2x माइनस 1 इक्वल टू 4x में से 3x गया तो सिर्फ x प्लस 2, x इधर आया तो ये आया x इक्वल टू 3। आपने x इक्वल टू 3 को पुट किया यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म थी वो थी x प्लस 3 या सॉरी x प्लस 1, तो x की जगह 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, और T2 कितना आया 3x, x की जगह 3, तो 3 इंटू 3 9। इनका कॉमन डिफरेंस लिया, ये आया D 5। तो आपके पास x जो a है, a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू तो कितनी थी 4, और d की वैल्यू आ गई। इससे आप 5 टर्म निकाल लोगे, कैसे, T5 इक्वल टू होता है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी।
तो देखो a की वैल्यू 4 प्लस 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, d की वैल्यू 5, तो ये हुआ 24। अब देखो 24 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, देन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज। अपने को गिवन है कि जो S10 है वो किसके इक्वल है, 2 या 4 टाइम्स S5 की जो फर्स्ट 4 टाइम्स है, फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP है उनका सम जो है वो फर्स्ट वाली जो 5 टर्म है उनके सम का 4 टाइम्स है। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया देखो 10/2 अंदर 2a प्लस 9d। 9d कैसे, यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, इक्वल टू आ रहा है 4 इंटू 4 कैसे लिया मैंने, क्योंकि 4 ये बार कोफिशिएंट था। फिर आगे S5 की वैल्यू रखूंगा 5/2 अंदर वही 2a प्लस n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, तो 5 माइनस 1 क्योंकि n माइनस 1d लेते हैं तो ये भी हो जाएगा 4d। जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये 2 इधर है डिवाइड में, इधर से कैंसिल हो गया, और 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब एक काम करो आप, जैसे इस साइड ले आओ, राइट साइड में a की वैल्यू, क्योंकि इधर 4a हो गया, 4a प्लस और d कितना हुआ 8d, और इधर देखो लेफ्ट साइड, तो इधर देखो 2a प्लस 9d आ रहा है, तो d और a को अलग अलग साइड में ले जाते हैं, तो ये हुआ देखो 2a इक्वल टू d। और अपने को चाहिए था क्या, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, a/d आपको चाहिए था, तो a/d जब आपने निकाला वो आपके पास आया 1/2। अब 1/2 कौन से में आ रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखो, द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट इज, तो सम निकालना है अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑड डिजिट का, तो ऑड देखो 11 हो गया, 13 हो गया, फिर 15 हो गया, ऐसे चलते चलते 2 डिजिट में सिर्फ आएंगे 99 तक, ठीक है। इनका आपको सम निकालना है, तो पहले तो आपको क्या निकालना होगा, n की वैल्यू निकालनी होगी कि टोटल कितनी टर्म हैं 2 डिजिट की, ठीक है। तो आप टर्म कैसे निकालोगे, तो देखो फाइनल टर्म पता है आपको 99, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, और यहाँ से आपको निकाल लेना है n की वैल्यू, तो Tn की वैल्यू तो 99 रख दी, a की वैल्यू 11 रख दी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 99 में से 11 गया तो 88, और ये 2 है वो डिवाइड में आ गया, इक्वल टू आया n प्लस 1, तो n इक्वल टू आया 45। अब आपके पास n की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, इजीली आपने इन जो ओड नंबर थे उनका सम निकाल दिया। सम को मैं डिनोट कर रहा हूँ s से, और n की वैल्यू है 45 डिवाइड बाई 2, और फर्स्ट टर्म 11, फाइनल टर्म 99, ये आया 110, और बार आया 45 इंटू 55। जब इनको सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई है 2475, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, इस तरीके से आपकी ये वाली इक्वेशन है। अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली होगी, ax³ माइनस क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा होगा
ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 में जो यहाँ पे b है उसकी वैल्यू आती है, जो आपके पास इनका क्या निकाल लेना है, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा। फिर जो आपके पास d है, ठीक है, जो d है उसके इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई। अगर मान लो 3 इसके क्या हूँ, रूट हूँ, तो देखो इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इन एपी, तो इसके 3 रूट हैं इक्वेशन के, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों किस में है, एपी में। अब अगर एपी में है तो अपने को इस तरीके से मानना है कि वेरिएबल कैंसिल जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मिडिल वाली टर्म को मान लिया मैंने a, राइट वाली साइड की को मान लिया a प्लस डी, लेफ्ट वाली को मैं मान लेता हूँ a माइनस डी। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है वो देखते रहिए। तो देखो वो कैसे फ़ायदा हुआ, जब इनको हमने ऐड किया तीनों टर्म को, तो जब तीनों को ऐड किया तो ये आया a प्लस डी प्लस a माइनस डी, यहाँ से d कैंसिल हो गया, आपके पास ये आया 3a, ठीक है। और इसके इक्वल वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी, जो b है, तो b कितना था यहाँ से कंपेयर करके देखो 12, तो a की वैल्यू कितनी आई 4, ठीक है। फिर आपको पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लाई है तो वो कितना आ रहा है a इंटू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये था a का a बार मैंने छोड़ दिया एक बार, फिर a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो थी वो आपके पास थी -28, तो माइनस माइनस प्लस ओके ये हो गया 28। a की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 आया, तो 4 सामने गया तो वो हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और 28/4 ये आया 7 के इक्वल। फिर जब a स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू पुट की फिर से आपने, तो ये 4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ 16 माइनस 7 इक्वल टू डी स्क्वायर, और d के इक्वल टू आपके पास वैल्यू आई 30 जो 3 है प्लस माइनस 3 आपके पास वैल्यू आई। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं, तब तक बने रहिए, थैंक यू।